हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स क्या है? दिस तो वन ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना कौन सा? मोशन। तो स्टडी अबाउट मोशन। मोशन के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो मैकेनिक्स होता है। मैकेनिक्स का दो पार्ट कौन कौन सा बता सकते हो? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? सब साइलेंट हैं। यस सर। काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट डायनेमिक्स। क्या है दोनों में डिफरेंस? काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर के बारे में और उसके रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और उसके बीच का रिलेशन जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होता है। उसमें हम कॉज के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करते हैं कि वाई समथिंग इज़ इन मोशन। वी ओनली रीड अबाउट द एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स और देयर रिलेशंस। ठीक है, तो ये स्टडी विदाउट कॉज, डिस्कसिंग अबाउट कॉज के बारे में बिना डिस्कस किए अगर हम पढ़ते हैं तो काइनेमेटिक्स हो गया, और विथ कॉज अगर पढ़ते हैं तो वो क्या हो गया? डायनेमिक्स हो गया। व्हाट आर द कॉज ऑफ द मोशन? इट मे बी फोर्स, it may be momentum, it may be energy, it may be power। तो ये सारे टर्म्स जब अगर इंक्लूड होने शुरू हो जाएंगे तब जाके हम लोग डायनेमिक्स पार्ट में आएंगे। तो काइनेमेटिक्स का भी दो पार्ट होगा। काइनेमेटिक्स विल हैव टू पार्ट्स नाउ, टू पार्ट्स या थ्री पार्ट्स बोल सकते हैं। पहला पार्ट तो हो गया आपका वन डायमेंशन। हाँ, वन डायमेंशन का मतलब क्या? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को 1D कहेंगे, और फिर मोशन इन ए प्लेन को 2D कहेंगे, और फिर मोशन इन ए 3 डायमेंशन को, मतलब मोशन इन ए स्पेस, मोशन इन ए स्पेस, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। समझ गए? तो जो 1D है उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। 1D, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें कंस्ट्रेंट लगेगा। मोशन में जो हम लोग देख सकेंगे, किसी एक सिंगल एक्सिस के अबाउट ही मोशन देख सकेंगे। कोई भी एक्सिस आप ले लो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ द मोशन। ठीक है, अब इसमें एक ऑरिजिन होता है और इधर पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं। अब ये नेगेटिव इसलिए कहते हैं कि एक्स एक्सिस को पॉजिटिव हमने इधर माना है। अगर हमारा एक्सिस को हम पलट देंगे तो हमारा जो एजम्पशन है वो भी बदल जाएगा। अगर एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव माने होते, उधर नेगेटिव होता, तो डायरेक्शन भी वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव होता। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव का लगना उसकी डायरेक्शन को शो करता है। बात समझ में आया कि नहीं? नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाओगे, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, और इधर वाला क्या हो गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आया? ओके, नाउ देयर आर सम टर्म्स। जैसे हम लोग बात करते हैं मोशन का या फिर रेस्ट का, तो मोशन और रेस्ट दोनों ही एक रिलेटिव क्वांटिटी है।
रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब समझते हो? या क्वांटिटी तो नहीं है ये, रिलेटिव कहीं ना कहीं रिलेटिव होता है, किसी न किसी रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के हिसाब से ही चीज़ें डिसाइड होती हैं, समथिंग इज़ इन मोशन और इन रेस्ट। तो मोशन किसको कहते हैं? कौन से ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे और किसको रेस्ट में कहेंगे? बताओ, कौन से ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे? बोलो। सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो अपना पोजीशन चेंज करेगा उस बॉडी को बोलेंगे मोशन। रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी। तो चेंज क्या होना चाहिए? पोजीशन। चेंज इन पोजीशन होना चाहिए। पोजीशन चेंज होगा तभी वो मोशन में है। तो चेंज इन पोजीशन कौन डिसाइड करेगा? विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ही डिसाइड कर सकता है कि समथिंग इज चेंजिंग द पोजीशन और नॉट। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एज पासेस या फिर एज पासिंग ऑफ द टाइम, बोल सकते हैं। टाइम तो ऐसे इसमें इनबिल्ट हो गया, क्योंकि चेंज करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। बिना टाइम स्पेंड किए कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकता है कि नहीं? तो चेंज करने में तो टाइम इनबिल्ट है, उसमें ऑलरेडी है। हमको सिर्फ किसको बता देना है? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो अगर चेंज इन पोजीशन हो रहा है तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो उसको मोशन में कहेंगे। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। जैसे मान लो कि ट्रेन चल रही हो और ट्रेन में पैसेंजर बैठा है, तो मान लो कि आप भी बैठे हैं और आपके सामने एक और पैसेंजर बैठा हुआ है, तो वो पैसेंजर वो रेस्ट में है या मोशन में है? When you will answer about that passenger, you will say the passenger is in rest sitting in front of me, right? But a person outside from the train, outside the train, जो बाहर खड़ा प्लेटफॉर्म से देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वही पैसेंजर क्या होगा? उसका पोजीशन चेंज, हाँ, उसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा, इसलिए वो मोशन में होगा, राइट? तो सबसे पहली बात, पोजीशन कैसे डिफाइन होता है? हाउ विल यू डिफाइन पोजीशन? कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। पोजीशन कैसे डिफाइन होता है? मैथमेटिकल डिफिनीशन होता है इसका। पोजीशन का मतलब देखो लोकेशन होता है, और मैथमेटिक्स में लोकेशन ना कोऑर्डिनेट एक्सिस से देखा जाता है, कोऑर्डिनेट से देखा जाएगा। तो पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ या कोऑर्डिनेट्स जो भी होगा। तो चूंकि वन डायमेंशन मोशन में कोई एक ही एक्सिस है, तो यहाँ पर मान लो एक्स एक्सिस दिखा रहे हैं, तो एक्स के वैल्यू से लोकेशन का वैल्यू बताया जाएगा, मतलब पोजीशन बताया जाएगा। तो जैसे मान लो कि हम लोग एक्स एक्सिस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लो 10 है, ये 20 है, ये -10 है और ये -20 है, और एक पर्सन जो है यहाँ पे खड़ा हो, तो इसका पोजीशन क्या हो गया? 10 + 10। इसका पोजीशन 10 + 10 लिखेंगे। 10 from the origin। हाँ, मान लो ये एम मीटर है, तो पोजीशन आपका ऑब्जर्वर के ओरिजिन से देखा जाएगा। ओरिजिन पे कितने मार्क पे है, तो लोकेशन कोऑर्डिनेट से पता चलता है। तो इसका एक्स, वाई या जेड, तो एक्स है तो एक्स सिर्फ बता देंगे। व्हाट इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पोजीशन? 10। तो एक्स इज इक्वल टू 10। दिस इज मैथमेटिकल डिफिनीशन। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये अपना पोजीशन चेंज करेगा टाइम के हिसाब से, मतलब x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। When x changes, position changes, right? Yes sir। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में पोजीशन विल बी डेल्ट बाय x वैल्यू और y वैल्यू और z वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एक्सिस यू आर चूजिंग। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इधर x एक्सिस होगा, आप y एक्सिस भी बिछा सकते थे, z एक्सिस भी बिछा सकते थे,
और किसी भी लाइन के लॉन्ग बिछा सकते हैं। हमको करना क्या होगा, मोशन के लॉन्ग एक्सिस बिछा देना होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब जो है x इज इक्वल टू 10 यहाँ पर पोजीशन है और पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है, तो हो सकता है कि मान लो ये 0 है, ये 10 है, ये -10 है, और t इज इक्वल टू T1 से शुरू करें। एक पर्सन जो है यहाँ पर खड़ा था पहले, अब कुछ टाइम के बाद ये पर्सन जो है यहाँ चला आया, t इज इक्वल टू T2 पे। दिस वाज एक्स एक्सिस। तो आपको पूछा जाएगा t इज इक्वल टू T1 मतलब इनिशियल टाइम, दिस इज इनिशियल टाइम पे इनिशियल पोजीशन कितना हुआ, xi कितना लिखोगे, 10, और x फाइनल क्या लिखेंगे, -10। पोजीशन का चेंज होना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोजीशन नॉट शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यू कैन नॉट कंपेयर द टू थिंग्स। पहली बात तो दिमाग में रखेंगे ये बात। तो चेंज इन पोजीशन बोलेंगे हम, शॉर्टेज डिस्टेंस बोलना 9th क्लास में आप सीखे होंगे, जो गलत है, ठीक है। चेंज इन पोजीशन कहलाएगा। चेंज, फिजिक्स में चेंज का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। समझे कि नहीं? फिजिक्स में यही मतलब होता है चेंज का, ओके। और चेंज को अगर नोटेशन में डालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल का जो नोटेशन है उसको हम लोग कैपिटल डेल्टा से दिखाते हैं। कैपिटल डेल्टा का मतलब भी होता है चेंज। कैपिटल डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, डी का मतलब भी चेंज होता है, ये डेल का मतलब भी चेंज होता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस। बहुत छोटे चेंज के लिए स्मॉल डी का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशियल चेंज इसको कहते हैं। कैपिटल डेल्टा बड़े चेंज के लिए दिखाया जाता है। चेंज इन नॉर्मल चेंज किसका, तो आप किसका चेंज कर रहे हैं, चेंज इन, और पोजीशन को आप मैथमेटिक्स में क्या चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, एक्स। तो चेंज इन एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस, तो इसी को हम लोग एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल या x2 माइनस x1 रखेंगे। आपकी जैसी मर्जी हो, 1 से अगर आपको इनिशियल समझ में आता तो वैसे रखिए। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस कैन बी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर। It can be positive, it can be negative, it can be zero also, right? If initial position and final position are equal, what happens? इस केस इस हाँ ज़ीरो, ओके। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक हो जाएगा, वापस चला आया, जहाँ से चलना शुरू किया वापस आया वहाँ पे, तो वो हो गया आपका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट विल यू टेल अबाउट दिस केस, इस केस में क्या कहोगे, बोलो। डिस्प्लेसमेंट माइनस, ये यहाँ से उठ के यहाँ चला आया है, पोजीशन चेंज हुआ ना इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -20। व्हाट डू यू मीन बाय माइनस, okay, positive and negative is showing the direction, it is for direction, okay. Now another way to find the direction is, अगर आपको वेक्टर नोटेशन के साथ डायरेक्शन चाहिए तो सीधा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिला दीजिए, वही आपका इनिशियल टू फाइनल मिलने वाला जो लाइन का डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा।
तो यहाँ पे डायरेक्शन को दूसरे तरफ से अगर डिफाइन करें हम लोग तो लिखेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। आया बात समझ में? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि आपका स्ट्रेट लाइन में ये मूव करे तभी ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं भी मूव कर रहा है, जिगजैग मोशन में है और वापस वो उस पोजीशन पे ही पहुंच जाता है जहाँ पे उसको देखा अभी जा रहा है, मतलब सोचो कि ये जो है घूम घूम के भी आएगा, मान लो ऐसे ऐसे घूम के पहुंचा, जिगजैग मोशन में घूम घूम के आया, स्ट्रेट लाइन में नहीं भी चला, मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? यही लिखा जाएगा, x2 माइनस x1 या x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो इट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। इज इट क्लियर? जो नोट में लिख देंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। डिस्टेंस अगर हम लोग देखें, डिस्टेंस कैसे डिफाइन होगा? लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, हो सकता है इनिशियल पोजीशन ये हो, फाइनल पोजीशन ये हो। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे घूम के पूरा इस तरह से भी जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन पाथ। तो क्या दोनों में वो सेम पाथ ट्रेवल कर रहा है या इसमें सबसे छोटा? हाँ, सबसे छोटा पाथ कौन सा हो गया? सेकंड वाला। सबसे लंबा पाथ हुआ सेकंड वाला। नहीं, थर्ड वाला, मतलब वहाँ से बीच वाला सेकंड होते, थर्ड वाला। Okay. Now we have a situation when path lengths are different. There is a situation in which path length is minimum. इससे ज़्यादा minimum path length को हम नहीं बना सकते। तो इसका मतलब हुआ the minimum distance is the path when it travels along a straight line from initial to final position। तो वो minimum distance होगा। चलो, तो इसको यही शॉर्टर डिस्टेंस कहलाता है। तो हम ये देखेंगे डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ होता है। तो ये सबसे पहले बात, लेंथ ऑफ द पाथ कभी भी कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर होगा। एसआई यूनिट इसका क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। ठीक बात है। और क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस जो होगा कभी भी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा? हमेशा पॉजिटिव। नेवर बी व्हाट? नेगेटिव। जीरो हो सकता है? नहीं, नो सर, जीरो नहीं हो सकता। नहीं। अगर रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस जीरो नहीं बोलेंगे। नेगेटिव और ज़ीरो ये दोनों नहीं हो सकता फॉर ए बॉडी इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में रहा है तो कभी भी उसका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो फॉर ए बॉडी इन मोशन। इज इट क्लियर? एक और बात, क्या डिस्टेंस का जो डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है? डिस्टेंस बड़ा। डिस्टेंस। और तो डिस्टेंस बड़ा होता है हमेशा। नहीं, डिस्प्लेसमेंट की। अगर हम पाथ 3 से मूव कर रहे हैं तो क्या उस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो जाएगा? पक्का? ओके।
सुनो मेरी बात पहले सुनो ध्यान से। वी कैन नॉट कंपेयर अ बनाना इनटू अ मैंगो। बनाना और मैंगो दोनों कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों को एक प्लेटफॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आप कभी भी एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ए ब्लंडर मिस्टेक, वी कांट डू दैट, वी कैन नेवर डू दैट। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए डिस्प्लेसमेंट को पहले उससे डायरेक्शन छीनना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन छीनने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर मॉड डालना पड़ेगा, है ना? या मॉड डालने को, अगर किसी वेक्टर के ऊपर मॉड डाला जाता है तो उसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी, राइट? तो यू कैन कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस, यू कैन नेवर कंपेयर डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यस सर। ओके, तो हमको ये कहना होगा कि डिस्टेंस जो होगा वो या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, और एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें बराबर भी हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। बात समझ में आया कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा के, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हूँ मैंने, डिस्प्लेसमेंट के मॉड के से कंपेयर कर सकते हैं। मॉड लगाने से डायरेक्शन चला गया तो अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, अब उसको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है व्हेन द डिस्टेंस, एक ही केस है जिसमें कि इक्वल टू का साइन होता है, बाकी सारे केस में जो है डिस्टेंस बड़ा ही होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। कौन से केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल? तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और चेंज डायरेक्शन। बॉडी अगर, हाँ, बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चले तो इतना काफ़ी बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मान लो इनिशियल से फाइनल चले और रास्ते में स्ट्रेट लाइन में चले और वापस मुड़ जाए और थोड़ा दूर तक, यहाँ से मान लो कि ए तक पहुँचा और फिर वापस मुड़ गया बी तक और फिर बी से वापस चला और फाइनल पोजीशन पहुँचा, तो क्या स्ट्रेट लाइन को उसने छोड़ा? नो सर। नहीं। तो क्या अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? एक्चुअली देखोगे लेंथ, अगर देखोगे लेंथ ऑफ द पाथ, तो लेंथ ऑफ द पाथ इस तरह का देखने को मिलेगा, इजंट इट? अगर इसको हम लोग खींच दिए तो ये एक्चुअली डिस्टेंस बताएगा, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इतना ही काफ़ी है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। क्या इसका मैग्नीट्यूड और इसका लेंथ दोनों इक्वल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो किसी ने अभी कहा था कि अभी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में चले और विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन चले, तब जाके वो क्या होगा? इक्वल टू का साइन होगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आने जा रही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा कब? जबकि क्या हो? बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, लिखेंगे इसमें moves in a straight line without changing the direction. अच्छा, मान लो चलते चलते कहीं मन किया कि हम थोड़ा सा थक गए, सुस्ता लें। सुस्ताने के लिए वो जो है कुछ टर्म और देखेंगे, सब फिर प्रॉब्लम पे आएंगे, बताते जाना मुझे। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखूं तो कैसे लिखूंगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी जो होता है वी एवरेज, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी रखा है। एवरेज वेलोसिटी, ये डेल्टा एक्स इसलिए रखा हूँ, हमको एक ही एक्सिस से काम है। अभी जब और भी एक्सिस आएंगे तो मैं उसका इंट्रोडक्शन बाद में करूँगा, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के वक्त। अभी जो है वी एवरेज हो गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, या फिर डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस चूजन।
डेल्टा एक्स क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी क्या हो गया टाइम। टाइम। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी? यस। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, किधर होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्सिस नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा डायरेक्शन, जिधर भी डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही क्या होगा एवरेज वेलोसिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे हैं। डेल्टा टी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जो भी डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, यानी डेल्टा एक्स का जो भी वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के हिसाब से वी एवरेज भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, डायरेक्शन बता देगा। क्लियर है? ओके। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकता है, तो इट कैन बी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये भी पाथ क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। जो चीज़ें आपको उसके लिए आ रही थी डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें इसके लिए भी आ जाएंगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ओके। पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो भी हो सकता है। चलो इतना ही रखेंगे। अब मान लेते हैं हम लोग इसी चीज़ को, एवरेज वेलोसिटी को ग्राफ से दिखाना चाहें। कैसे दिखाओगे? देखो, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज़ ऑल्सो नोन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। नहीं समझे? अगर आपको रेट से डिफाइन करना हो तो ये हो गया क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन व्हाट पोजीशन। तो इसमें दम है समझने के लिए कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। दिस इज रेट। तो रेट में अगर मान लो वाई एक्सिस पे हमने एक्स रखा है और एक्स एक्सिस पे टाइम रखा है, ओके। कोई भी ग्राफ इस तरह का हो हमारे पास और आपसे पूछे व्हाट इज़ द एवरेज रेट, तो एवरेज रेट के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं, है ना। मान लो कि ये P पॉइंट है, ये वाला Q पॉइंट है। ये यहाँ पे मान लेते हैं P पॉइंट पे ये वाला टाइम T1 है, ये वाला टाइम T2 है, और P के लिए ये हो गया आपका x1 और सपोज़ x के लिए ये हो गया x2। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से इसको मिला दो, ये मान लो m हो गया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर। व्हाट इज़ qm? qm को क्या डेल्टा x लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। pm को क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 लिख सकते हैं, डेल्टा t। और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। वही एंगल जो लाइन ज्वाइनिंग है वही हो गया ना, थीटा। ओके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एवरेज रेट तो है ही, वी एवरेज, एवरेज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो इन दिस ट्रायंगल डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को क्या tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ना हो गया। तो वैसे भी एवरेज निकालने के लिए आपको स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग में P और Q बोल सकते हो, दो पॉइंट का स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग जो देगा वो क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी।
क्लियर है? अब इसी में हम लोग टर्म समझेंगे, इसी को मैं इधर घेर लेता हूँ। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को कैसे समझेंगे? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए हमको देखना होगा एवरेज बिकम्स इंस्टैंटेनियस व्हेन द डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो आप एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखोगे, आपको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, v से लिखोगे, कंडीशन लगा दोगे, लिमिट लिखते हैं हम लोग, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखते हैं, और डेल्टा x बाय डेल्टा टी लिखते हैं, मतलब एवरेज वेलोसिटी ही एवरेज क्या बनता है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बनता है विद द कंडीशन व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। नाउ दिस टर्म डेल्टा x बाय डेल्टा टी विद द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रेंसिएशन dx बाय dt। इट इज़ ऑल्सो ए रेट। जैसे डेल्टा x बाय डेल्टा टी कौन सा रेट था? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। उसी तरह से dx बाय dt क्या होगा? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसका? चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो क्या हम उसको ऐसा भी पढ़ सकते थे, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट है ना। तो आप, हाँ, तो उसको आप इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते थे ना। dx बाई dt का अगर हम लोग ग्राफ में देखेंगे क्या सिचुएशन आएगा? देखो, तो ये अगर हम लोग x रख दें, ये t रख दें, और आपको याद होगा इंस्टैंटेनियस रेट के लिए हम लोग जो ग्राफ खींचते हैं वो क्या हो जाता है? स्लोप किसका देखते हैं हम लोग? टेंजेंट का ना। जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन टर्म आ गया dx बाई dt, उसके लिए आपको देखा जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एन अ गिवन पॉइंट, राइट। तो आपको मान लो p पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग अगर एट p आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी, मतलब व्हाट इज़ द dx बाई dt। देखो, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को सिर्फ वेलोसिटी भी पुकार सकते हैं। अगर सिर्फ वेलोसिटी पुकार रहे हैं उसको, तो हम, मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए? कौन सा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी किसी पॉइंट पे चाहिए, मतलब किसी पॉइंट पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करेंगे? वहाँ पे टेंजेंट डाल देंगे और उसका स्लोप देखेंगे। तो देखो, जो वेलोसिटी होता है वो dx बाई dt होता है, और dx बाई dt जो होता है वो यहाँ पर tan थीटा से भी निकाल सकते हैं बाय द स्लोप। तो tan थीटा इज व्हाट? स्लोप ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर स्लोप ऑफ द कर्व भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जहाँ का भी आपको चाहिए वहाँ के लिए आप स्लोप डालिए, वहाँ का थीटा निकालिए। थीटा नहीं निकाल सकते हैं तो dx बाई dt निकालिए, आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब हो गया वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर? एवरेज वेलोसिटी के लिए लाइन जॉइनिंग का स्लोप, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के लिए टेंजेंट का स्लोप। ग्राफ होगा xt का दोनों में। नेक्स्ट में आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज स्पीड होता है
एवरेज स्पीड लिख रहा हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस, या आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटी हो गया उससे। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द पाथ निकालना हो और टाइम से डिवाइड करना होगा, है कि नहीं। तो ये एवरेज स्पीड बन जाएगा। इसका भी मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा, बट दिस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और जो कंडीशन उसके लिए लगा था, इट कैन बी, डिस्टेंस के लिए, इट कैन नेवर बी व्हाट, ज़ीरो और नेगेटिव। कैसे बॉडी के लिए? ऑफ ए बॉडी इन मोशन। अगर मोशन हुआ उसका ज़रा सा भी, तो एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखते हैं एक चीज़, अगर इसको कंपेयर किया जाए एवरेज वेलोसिटी से, तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से तो कंपेयर किया जा सकता है। तो एवरेज स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर, क्योंकि डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, इसलिए एवरेज स्पीड भी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। और इक्वल कब होगा? कब होता है? डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल नहीं होता डिस्टेंस के, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कब होता है? एक ही केस में होता है। कौन से केस में? when distance is equal to magnitude of velocity, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का भी इक्वल होता है, बताओ। when a body moves in a straight line, without changing the direction, और कैसे पता चलेगा आपके रास्ते में वो डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं किया? वेलोसिटी जहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा वहीं पे डायरेक्शन वो साइन चेंज होगा, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए कहीं ना कहीं वेलोसिटी को ज़ीरो होना पड़ेगा। वो रुकेगा तब तो वापस आएगा। मान लो वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब वो रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, तब तो वो पीछे आएगा। बिना रुके पीछे आ जाएगा क्या? वो किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होनी उसकी कंपलसरी है या नहीं है? तो बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसको चेक करने के लिए आपको देखना होगा ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल क्या उसकी वेलोसिटी कभी ज़ीरो हुई है या उसका साइन कभी चेंज हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है। तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? तो अक्सर हम लोग जो फार्मूलाज लिखते हैं, सारा फार्मूलाज में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल कर लेते हैं तब तक जब तक कि वो अपने डायरेक्शन में चेंजेस नहीं लाया हो। क्लियर है? अभी तो हम लोग इस पे हैं कि एवरेज स्पीड पे हो गया, आ गई बात। अच्छा, एक स्पीड और बच गया, कौन सा? इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये कहाँ से कैसे निकालोगे बताओ? देखो, इंस्टैंटेनियस स्पीड को सिर्फ स्पीड भी कहते हैं, जैसे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को सिर्फ वेलोसिटी कहते हैं, इसको सिर्फ स्पीड कहते हैं। तो स्पीड जो डिफ़ाइन होता है, मतलब इंस्टैंटेनियस स्पीड जो डिफ़ाइन होता है, ऐसा नहीं कि एवरेज स्पीड के से कुछ लेना देना है। इसको स्पीड को ना एवरेज स्पीड से कुछ लेना देना है, राइट? बात समझ में आ रहा है?
और ना एवरेज वेलोसिटी से कुछ लेना देना है। इसको लेना देना है इंस्टेंटेनियस है ना, तो इंस्टेंटेनियस से लेना देना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से लेना देना है। तो स्पीड जो डिफाइन ही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब आप किसी वेलोसिटी से डायरेक्शन निकाल दोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से डायरेक्शन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, स्पीड बचेगा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड होता है। तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कब? बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले तो। तो ये याद रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको सिंपल डेफिनेशन है स्पीड का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड, मतलब इंस्टेंटेनियस। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। अब जैसे आपको मैं एक सवाल देता हूँ, छोटा छोटा प्रॉब्लम में डिसाइड करते हैं। पहले मान लो कि एक बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव किया ए से बी, और हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब मान लो कि पूरा डिस्टेंस वो जो डी चल रहा था, टोटल डिस्टेंस उसका ए से बी डी है, और सी में हाफ ऑफ द डिस्टेंस कर दिए, मतलब ये d/2 हो गया, और सी से बी फिर वापस d/2 हो गया। हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो स्पीड v1 से चला और रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस v2 से चला। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? 2v1 v2/v1 सर। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड, टाइम निकाल लेना है। हाँ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या होता है इसका? एक फॉर्मूला होता है, बताओ डिराइव होकर क्या आएगा। टोटल डिस्टेंस हम लोग डी माने हैं, ये एजम्पशन है, दिस इज एजम्पशन। लेट डी बी द टोटल डिस्टेंस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 से चला और हाफ ऑफ द डिस्टेंस v2 से चला, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो टोटल टाइम, तो आधा चलने का टाइम कितना हो गया? d/2 v1 लिखेंगे, यस सर। और फिर आधा और चला तो d/2 v2 लिखेंगे। d कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? ट्वाइस v1 v2/v1 प्लस v2। तो दिस इज v एवरेज। कब का है ये? जब वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 से चले, हाफ ऑफ द डिस्टेंस v2 से चले। दूसरा जो होता है, फिर से वैसा ही प्रॉब्लम है। मान लो a से b उसको जाना है और उसका टोटल टाइम t मंथ लगता है। लेट द टोटल टाइम स्पेंट इज t, a से b जाने में, और कहीं पे हाफ ऑफ द टाइम तक, t/2 टाइम तक वो v1 स्पीड से चलता है, और नेक्स्ट हाफ टाइम तक वो v2 स्पीड से चलता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? बताओ। v1 प्लस v2। अरे टोटल स्पीड बाय टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो ए से मान लो सी तक वो t/2 टाइम तक v1 स्पीड से चला, तो कितना डिस्टेंस चल दिया बोलो? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे। देखो इसको AC प्लस, हाँ सही है, AC प्लस CB डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिख सकते हैं ना इसको। AC डिस्टेंस कितना हो गया? v1 इंटू t/2 लिखेंगे,
और सी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी टू इंटू टी बाई टू और डिवाइडेड बाय टोटल टी। तो वी एवरेज कितना आ गया, तो दिस इज द एवरेज स्पीड व्हेन हाफ ऑफ द टाइम v1 स्पीड से चले, हाफ ऑफ द टाइम v2 स्पीड से चले। दोनों में फ़र्क समझ में आया? हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 स्पीड से, हाफ ऑफ द डिस्टेंस v2 स्पीड से, तो एवरेज हो गया ट्वाइस v1 v2 v1 प्लस v2। हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 स्पीड, हाफ ऑफ द टाइम, टोटल टाइम का आधा टाइम v1 स्पीड से चलता है और रेस्ट हाफ ऑफ द टाइम v2 स्पीड से चलता है, तो v1 प्लस v2 बाई 2 आया एवरेज। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ऐसा सिचुएशन हो जाए कि A से B जाना हो और आधे डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस आधा है, मतलब मान लो d बाई 2 है और ये भी d बाई 2 है, ये पूरा डिस्टेंस हम d मान लिए हैं, d लेट। तो आधा डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चले और नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस 2 स्पीड से चल रहा हो, v2 से चला कुछ दूर तक और कुछ देर तक v3 से चला। देर कितना? तो ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है, बचा हुआ टाइम जो है, इसको हम लोग मान लो t2 मान लिए। लेट यहाँ से t1 टाइम लगा और यहाँ से t2 टाइम लगा, तो t2 टाइम का आधा टाइम तक t2 डिवाइडेड बाई 2 v2 स्पीड से चलता है और रेस्ट ऑफ द हाफ द टाइम तक v3 स्पीड से चलता है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन में बोलता हूँ, सुनो ध्यान से। हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ स्पीड ऑफ v1 and the next half of the distance traveled with speed v2 for half of the time left and v3 the next half of the time left। चेक करते हैं। जैसे मान लो कि आप क्या एवरेज का मतलब क्या समझते हो? एवरेज का मतलब होता है कि अगर दो अलग अलग स्पीड से चल रहा है और उसका एवरेज ले रहे हैं, तो जितने टाइम में A से B पहुंचेगा अलग अलग स्पीड से चल के, वो एवरेज स्पीड से अगर चले उतने ही टाइम में A से B तक पहुंच जाएगा। यही ना मतलब हुआ इसका? मतलब दो वेलोसिटी को हटा के, मतलब इक्विवेलेंट टाइप का हो गया कि v1 v2 को हटा दो, उसके बदले में एवरेज स्पीड डाल दो, तो उतने ही टाइम में पहुंचेगा जितना कि अलग अलग स्पीड में उस कंडीशंस पे चल रहा था जिस कंडीशंस पे प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो क्या हम v2 v3 जो हाफ ऑफ द टाइम को डिवाइड करके बना है, c से b का मोशन जो हो रहा है, c से b तक का मोशन, उसमें हाफ ऑफ द टाइम डिवाइड हो रहा है। तो जब टाइम डिवाइड होता है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है? v1 प्लस v2 बाय 2। तो इस v2 v3 को हटा कर अगर हम एक स्पीड करना चाहें तो क्या स्पीड कर देंगे उसकी? ऐसा नहीं कर सकते। A से B तक में मोशन हुआ, ये बीच है, डिस्टेंस d बाई 2 हो गया डिस्टेंस, इधर भी d बाई 2 डिस्टेंस हो गया, और A से C मतलब आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से चला है और नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इस एवरेज स्पीड से चला है। ये तो बोल सकते हैं। हाँ बोलो, क्या लिखेंगे हम लोग? v1 A से C तक हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 से चला, हाफ ऑफ द डिस्टेंस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2 से चला। तो हम इसको v2 के जैसा ट्रीट करके ये फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2। क्या बात समझ में आ गया तुम लोगों को? अब इसको निकाल लो कितना रहा है। ये हो जाएगा v1 v2 प्लस v1 v3 डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा? 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस v1 प्लस v2 प्लस v3। दिस इज एवरेज स्पीड। होप यू अंडरस्टूड। अकल में बात गई क्यों? हाँ
हो गया? चलो अगर बन गया तो ये सवाल बनाएंगे। मैं आपको एक प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ये देखो मिला क्वेश्चन नंबर 6। A person travels along a straight line first t/3 time with speed v1 and next to t/3 time with speed v2। तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस v1 मल्टीप्लाइड बाई t/3 और प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय 2t/3। टोटल टाइम t हो गया ना इसका, बस आ गया इसी से। कौन सा हो जाएगा? सेकंड फर्स्ट ऑप्शन है ना? क्लियर है? अब ये सब क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन। पहले 1 देखो। बोलो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 सर्कुलर मोशन की बात है। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल सच दैट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड्स। ओके, तो मान लो कि वो ए से स्टार्ट किया मोशन और एक रिवॉल्यूशन जो है मतलब ए वापस में चलाया 40 सेकेंड में। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना सेकेंड होता है पहले ये बताओ। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना? 140 सेकेंड हुआ ना? तो 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा लिया तो 80 सेकेंड में 2 चक्कर लगा लेगा। 120 सेकेंड में 3 चक्कर और कितना सेकेंड बचा? हाँ 3 सर्कुलेशन कर लिया है वो, 3 सर्कुलेशन, 3 कंप्लीट सर्किल वो हो गया उसका। कितने सेकेंड में? 120 सेकेंड में। और कितना सेकेंड बचा? 20 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में फुल चक्कर लगा लेता है तो 20 सेकेंड में और कितना आगे जाएगा? हाफ। तो इसका मतलब है एक्चुअली वो ए से स्टार्ट किया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और फिर 3.5 चक्कर वो लगा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका यही ना हो जाएगा? दिस इज़ इनिशियल, दिस इज़ फाइनल। 3.5 चक्कर में और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 चक्कर का डिस्टेंस कितना हुआ? 2πr एक चक्कर का डिस्टेंस होता है। और कितना चक्कर लगाया? 3.5 चक्कर, तो 3.5 नहीं 3 पूरा और हाफ, 3 एंड हाफ, तो पूरा डिस्टेंस निकल गया ये। और अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो कितना हो गया? 2r। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और इसका रेशियो पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 2r डिवाइडेड बाय 7, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हुआ? 3.5 दूना कितना? 7 πr।
पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 20/7, आर कट गया, 7 कट गया, क्या 1/11 हो गया आंसर 0। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमको पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन इज इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, और आपको पूछा जा रहा है, ये पोजीशन है, दिस इज गिवन पोजीशन इन मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड in the interval of t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड। बोलो, आ गया? यस सर। कितना आया? 5 सही है। देखो हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव सेवरल मेथड्स, सारा मेथड्स हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है समझना। मेथड नंबर 1, पोजीशंस दिया हुआ है आपको t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा जा रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा जा रहा है। तो चेंज इन पोजीशन, अगर मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन देख भी लिया तो t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितना हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू क्या होगी t इज इक्वल टू 0 पे? हाँ 6 होगा, और t इज इक्वल टू 3 पे 3 आएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे -3 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -3। तो आपको ये बोल सकता है सर डिस्प्लेसमेंट -3 है, मॉड लगा दीजिए, डिस्टेंस बन जाएगा, है ना? अरे इन जनरल तो ये हम कर सकते हैं ना, डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या हम मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं? सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं। कौन से कंडीशन में? बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो हम पहले चेक कहाँ किए कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहला हिंट तो हमको मिल रहा है कि x वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग ही चल रहा है, डायरेक्शन उसका चेंज होने का चांस एक ही है कि वो वापस मुड़ जाए, राइट? और वापस मुड़ना होगा तो क्या वो बिना वेलोसिटी 0 किए मुड़ जाएगा? नो सर। तो जहाँ पे कहाँ पे मुड़ेगा? जहाँ पे कि वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो सबसे पहला काम ऐसे प्रॉब्लम के लिए होना होता है कि हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। तो dx/dt करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले निकालिए, कितना हो जाएगा? 2t - 4। ना v इज इक्वल टू 2t - 4 में आप सोचिए कि वेलोसिटी कब 0 होगी? व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू कितना? वेलोसिटी 0 रखेंगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या ये 2 सेकेंड हमारे जो क्वेश्चन है उसके पार्ट में आ रहा है? 0 से 3 सेकेंड के बीच में आ रहा है 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम लोग एक नया वो क्या मतलब बोल सकते हैं, मार्क बना लेंगे, राइट? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमारा नया मार्क हो गया बीच में एक। अब हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देख रहे हैं कि पोजीशन क्या होगा, बता सकते हो? t इज इक्वल टू 2 पे पोजीशन क्या होगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब क्या करो ना कि आपको मालूम है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो और 2 से 3 सेकेंड का अलग डिस्प्लेसमेंट निकालो, दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बोलो कितना हो जाएगा? तो 6 से 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट 4। पहला अगर डिस्प्लेसमेंट लिखें डेल्टा x1 तो कितना हो जाएगा? 2 - 6 इज इक्वल टू -4। डेल्टा x1 इज इक्वल टू -4, मतलब
6 से 2 सेकंड में तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। 6 से 2 मतलब 0 से 2 सेकंड में तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना आया, -4 आया। फिर 2 से 3 सेकंड में भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, 2 सेकंड पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम 2 से आगे का देख रहे हैं, 2 सेकंड से 3 सेकंड तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। डेल्टा x2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, डेल्टा x2 इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब बात को समझो। अब हमको जहाँ पे मालूम हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, कब, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो 6 से 2 तक में तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। तो मैं पूछूं डिस्टेंस निकालना हो 0 से 2 सेकंड तक का डिस्टेंस, बताइए कितना हुआ। मॉड ऑफ x1 नहीं लिख देंगे। और 2 से 3 सेकंड के बीच का डिस्टेंस पूछूं तो क्या बताएंगे आप। तो ये मॉड ऑफ -4 प्लस मॉड ऑफ 1, दिस इज 5 मीटर। क्लियर है। अब आपको पूछा गया, अगर मान लो पूछा जा रहा है कि पूरा डिस्टेंस ही बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। अगर डिस्टेंस पूछा गया तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो क्या बीच से क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इनिशियल पोजीशन चाहिए और फाइनल पोजीशन चाहिए। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया 3, इनिशियल क्या हुआ, हाँ 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा -3। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दोनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ देंगे बिना किसी मॉड का, तो -4 + 1 करोगे तो भी तो -3 आता है। तो मॉड लगा जाते हैं तो वो हम लोग डिस्टेंस को ऐड कर रहे होते हैं, मॉड नहीं लगा रहे होते तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहे होते हैं। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मॉड डेल्टा, देखो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए तो मॉड लगा के ऐड करिए दोनों डिस्प्लेसमेंट को, और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो बिना मॉड के डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट उसको इनिशियल और फाइनल के बीच का निकाल लीजिए। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई तुम लोग को। ये मेथड 1 हुआ। We will solve it with method 2. मेथड 2, मेथड 2 में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है पता है, याद होगा आपको थोड़ा बहुत। डिस्प्लेसमेंट देता है। और ये डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t - 4 है। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप इसको ग्राफ में प्लॉट कीजिए, वीटी ग्राफ को। वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं ना डिफ्रेंशिएट करके, ये वाला टर्म लिखे है ना। इसको कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं आपको बताया था मैंने 2 स्टेप में। क्या, एक बार t = 0 लेंगे, एक बार b = 0। एकदम सही, एक बार t = 0, एक बार v = 0। t = 0 हो गया तो v का वैल्यू कितना हो गया -4, और v = 0 लेके तो t = 2। यही ना। यस सर। t = 0 मतलब वेलोसिटी पे -4 पे कट कर रहा है, -4 यहाँ पे हो गया, और टाइम पे कहाँ पे कट कर रहा है 2 पे कट कर रहा है। तो इसको मिला दीजिए, क्या ये स्ट्रेट लाइन किसका हो गया ये वेलोसिटी। अब हमको निकालना कहाँ से कहाँ तक का टाइम का डिस्टेंस है, 0 से 3। तो 3 पे हम लोग देखेंगे, एक चीज़ और देख लेंगे, 3 पे वेलोसिटी कितनी है वो भी देख लो। तो 3 पे यह पे कहाँ पे कट करेगा ये पे यहाँ से पता चल जाएगा, बताओ। तो 3 का मतलब कि t = जब 3 रखोगे तो वेलोसिटी क्या होगी वैल्यू
2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। तो ये हमको ये 2 पता चल गया यहाँ से, ये भी। यस सर। अब देखो, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एरिया का रूल है कि ऊपर जो एरिया होता है वो पॉजिटिव एरिया होता है, नीचे का। नेगेटिव। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये जो एरिया, मान लो कि इसका एरिया A1 आया है, इसका एरिया A2 आया है, ठीक है। एरिया A1 कैसा आया होगा? पॉजिटिव। A2 कैसा आया होगा? नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सीधा एरिया A1 प्लस A2 कर देंगे। और याद रखो नेगेटिव है तो, नहीं तो मान लो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले हैं आप, एरिया का माइनस माइनस नहीं रखे हैं, तो एरिया A1 जो है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा और A2 के साथ में क्या लिखा जाएगा? नेगेटिव लिखा जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमको? डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना हो तो, चूंकि हाँ, तो मॉड नहीं रखेंगे, सीधा एरिया जो है उसको बिना साइन का, कोई नेगेटिव साइन असाइन किए ही हम लोग उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है? करके बताओ कितना आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। डिस्प्लेसमेंट -3, डिस्टेंस 5। आ रहा है ना? यस सर। एरिया कितना आ रहा है नीचे का? A2 हाफ, मतलब 4 आ रहा है ये, और A1 का वैल्यू 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। हाँ, तो 1 और 4 दोनों को ऐड कर दोगे तो 5 हो जाएगा डिस्टेंस, और 1 माइनस 4 करोगे चूंकि नीचे को निगेटिव लेना है, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्या बात समझ में आ गया? जी सर। मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में क्या होता है कि जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बात को समझना, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, देखो एक फॉर्मूला होता है, आप जो लिखे हैं v इज इक्वल टू dx/dt लिखे है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। और इंटीग्रेट कर देंगे तो t1 से t2, x1 से x2, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो गया? v dt फ्रॉम t1 टू, अरे नहीं समझे, यस सर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना हो तो देखो, इस प्रॉब्लम में हम लोग समझेंगे, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो डेल्टा x, तो हम v का वैल्यू निकाल चुके हैं। v का वैल्यू कितना है? 2t माइनस 4। ओके, dt कर दिए, कहाँ से कहाँ तक के लिए? टाइम के लिए 0 से 3, 0 से 3 टाइम के लिए निकालना था। ये आपको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। आप इसको कैलकुलेट करो, देखो -3 आएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? डिस्टेंस तय करने के लिए आपको उस पार्ट को, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना होता है जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। तो वेलोसिटी 0 वाला पॉइंट कौन सा है? t इज इक्वल टू, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमेशा। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, तो हमको पकड़ना होगा कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक ही हम इंटीग्रेट करेंगे। 0 से कहाँ तक करेंगे? 2 सेकेंड तक करेंगे। लिखेंगे 2t माइनस 4 dt, ठीक है। अब लेकिन 2 से 3 तो बच गया, तो उसको अलग लिखेंगे। 2 से कहाँ? 3, फिर 2t माइनस 4 dt। बात समझ रहे हो?
अब इसमें से कोई एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, तो हमको तो नेगेटिव चाहिए नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे? क्या लगा दिए? मॉड लगा। अलग अलग करिए इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप मॉड लगा दीजिए। कोई भी दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव करके डिस्टेंस बता देगा। क्लियर है? क्योंकि आपको इंटीग्रेशन में 0 से 3 डायरेक्ट करोगे तो इंटीग्रेशन खुद ही एडजस्ट कर लेता है कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, उसको घटा वटा के आंसर दे देता है आपको। इसीलिए हम क्या किए, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए कि आप पहले 0 से 2 कैलकुलेट कीजिए कितना आया, फिर उसको मॉड लगा दीजिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर लेगा उसको, फिर 2 से 3 निकालिए, जो आ रहा है वो वाला फिर उसको पॉजिटिव कर लेगा मॉड, तो मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज द थर्ड वे। क्लियर है? कर लोगे इसको? चलो आज के लिए इतना ही। Yes. दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर प्रॉब्लम्स वगैरह सीखेंगे और ग्राफ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स सीखेंगे।